हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो इम्यूनिटी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने इम्यूनिटी है उसकी डेफिनेशन से इम्यूनिटी के टाइप है। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन से कॉमनली यदि अर्थ लगाएं इसका कि क्या मीनिंग रहेगा, तो हम ये कहें कि बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस रहते हैं या फिर कहें जो फॉरेन पार्टिकल्स जो रहते हैं जिनको एंटीजन कहते हैं, उन एंटीजन जो है उनसे बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है, वह डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करता है। यही एक करेक्टर या क्वालिटी जो रहती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको उसकी इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसके टाइप्स की, तो इननेट है इम्यूनिटी, सेकंड था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके भी कुछ एक एग्जाम्पल जो हमने लिए थे वो भी हुए। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी। ये एंटीजन एंटीबॉडी दो पार्ट। इनका सिंपल अर्थ मैंने पहले भी बताया था इसके इम्यूनिटी के डेफिनेशन में। अब देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें हमारे, अब आएगी इसकी डिटेल से इसके कुछ स्ट्रक्चर और इनके करेक्टर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें, एक बार इनके मीनिंग को देख लें, उसके बाद जो है हम इनकी डिटेल देखें। ये एंटीजन की बात करें तो एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल्स होता है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या कहें कि कोई भी पैथोजेंस हो सकता है, कोई टॉक्सिक या कोई केमिकल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है जो फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर कहें नॉन सेल्फ होता है, या कहें कि अपनी बॉडी को यानी सेल्फ बॉडी को छोड़ करके कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होता है जो बॉडी में एंट्री करे और उसके बाद कोई डिजीज या कहें कि किसी भी टाइप से कोई हमारा जो सिस्टम रहता है बॉडी का वो ये कहें कि इम्बैलेंस हो जाता हो। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स रहेगा जो बॉडी में एंटर करके जो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम एंटीजन कहते हैं। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट है वो है एंटीबॉडी। जो एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर कर गया, उस फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं और जो प्रोटीन बनते हैं उन प्रोटीन को कहते हैं हम एंटीबॉडी। यानी एंटीबॉडी हमारे सेल्फ प्रोटीन है जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करते हैं। एंटीजन एक डिजीज करने वाला फॉरेन पार्टिकल हुआ। अब इनकी डिटेल से देखते हैं कि सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एंटीजन की। तो ये जो एंटीजन है इस पार्ट की बात करें कि एंटीजन जो है इसके क्या कैरेक्टर रहेंगे, क्या इनकी डेफिनेशन वगैरह। तो फर्स्ट आता है कि एंटीजन एक पैथोजन होता है, कि एंटीजन जो है वो पैथोजन है, किसी न किसी टाइप की डिजीज है वो प्रोड्यूस करेगा। यानी जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है, बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो बॉडी में किसी टाइप के डिजीज प्रोड्यूस करेगा, बॉडी को किसी न किसी टाइप से इम्बैलेंस करने की इम्बैलेंस करेगा। तो एक तो ये हुआ कि ये जो है डिजीज प्रोड्यूस करता है। सेकंड बात करें नॉन सेल्फ या फॉरेन पार्टिकल। तो ये जो एंटीजन है या पैथोजन रहता है ये सेल्फ यानी स्वयं की बॉडी का नहीं है, नॉन सेल्फ होता है। इन सेल्फ न होकर के नॉन सेल्फ होगा या कहीं फॉरेन पार्टिकल होगा। तो इस तरीके से एक पार्ट ये हुआ कि ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है। इसके बाद हम बात करें कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस स्टिमुलेट बाय एंटीजन, कि एंटीजन के द्वारा, देखिए एंटीजन जब बॉडी में एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद बॉडी में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जब तक एंटीजन बॉडी में एंट्री नहीं करेगा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो जो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंट्री करने के बाद एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता हो, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता हो, वही फॉरेन पार्टिकल रियल में एंटीजन होता है। यदि वह स्टिमुलेट नहीं करता है एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस को तो वह रियल एंटीजन नहीं होता है। देखिए अब यदि हम बात करें इसके बाद, तो अगला जो पार्टिकल है इसका जो करेक्टर आ जाता है क्योजेज ऑफ डिजीज, कि क्योज ऑफ डिजीज इसका मतलब बॉडी में एंटर करने के बाद कोई डिजीज प्रोड्यूस करेगा, ये भी इसका करेक्टर है। इसके बाद देखिए इसका मोलिकुलर वेट, देखिए मोलिकुलर वेट है वो 6000 डाल्टन
या मोर, या तो 6000 डाल्टन है, यानी मिनिमम जो मोलिकुलर वेट है वो 6000 डाल्टन रहेगा, उससे अधिक कितना भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि एक एंटीजन है वो एक एंटीबॉडी से रिएक्शन भी करेगा। देखिए जब एंटीजन बॉडी में एंट्री कर रहा है तो उसके बाद उसे डैमेज करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो वह एंटीबॉडी उस एंटीजन से जाकर के अटैच होता है, जुड़ जाता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और फिर उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो हम ये कहें कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से रिएक्शन भी करेगा। इसके बाद है एपिटोप या एंटीजेनिक डिटरमिनेट। अब यहां पर देखिए कि एक एंटीजन है, देखिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे ये एक एंटीजन है, इस एंटीजन को एंटीबॉडी से रिएक्शन करनी है, कि इसको यदि हम बात करें इस तरीके से, ये पार्ट हुआ, तो जब ये एंटीजन है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी एंटीजन, इस एंटीजन को एंटीबॉडी से रिएक्शन करनी है। यदि हम एंटीबॉडी की बात करें तो देखिए एंटीबॉडी मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो गई है, ये हुआ एंटीबॉडी। जब ये एंटीबॉडी इससे रिएक्शन करेगा तो ये एंटीबॉडी इस तरीके से आकर के ऐसे जुड़ेगा, एक दूसरा एंटीबॉडी ऐसे जुड़ेगा, इसी तरीके से चारों ओर हम ये कहें कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी ये जैसे एंटीबॉडी, तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से जाकर के जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, या फिर कहें इससे रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर देखे एपिटोप एंटीजेनिक डिटरमिनेट है, तो यहाँ पर ये है कि ये जो एंटीजन है इस एंटीजन की सरफेस पर या तो कार्बोहाइड्रेट की चेन होगी, या कोई प्रोटीन पार्टिकल होंगे, या फिर कहें इसके अंदर कोई फैट पार्टिकल्स होंगे, लिपिड के पार्टिकल्स होंगे, तो कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं इस एंटीजन की सरफेस पर। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स इस एंटीबॉडी से जुड़ते हैं। देखिए ये एंटीबॉडी यहां पर नहीं जुड़ता है, इस जगह पर नहीं जुड़ रहा है, कंप्लीटली इस एंटीजन से नहीं जुड़ता है, एंटीजन के एक छोटे पार्ट से जुड़ रहे हैं। तो एंटीजन का जो पार्ट, यानी एंटीजन का जो पार्ट इस एंटीबॉडी से जुड़ रहे हैं, जैसे ये पार्ट इससे जुड़ रहे हैं, तो एंटीजन का ये जो पार्ट रहता है ये, इसको हम बोल देते हैं एपिटोप या एंटीजेनिक डिटरमिनेट। तो आप देखिए एंटीजेनिक डिटरमिनेट क्या होंगे, एंटीजन की सरफेस पर ऐसा पार्ट जो एंटीबॉडी से अटैच होने के यूज आता है या एंटीबॉडी से अटैच होता है, तो वह पार्टिकल एंटीजन का या वह एरिया जो एंटीजन का एरिया जो एंटीबॉडी से अटैच होता है उसको हम बोल देते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेट या फिर कहें एपिटोप। इसके बाद इनकी यदि नंबरिंग की बात करें तो देखिए यहां पर ये या तो 100 या फिर कहें 100 मोर, तो ये कहें कि 100 भी हो सकते हैं या 100 से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम लगभग 100 होते हैं। इसके बाद देखिए कि ये पार्ट, ये एंटीबॉडी का केवल ये पार्ट अटैच होता है, इस पार्ट को बोला जाता है पैराटोप, यानी एंटीबॉडी का ये पार्ट, एंटीबॉडी का ये पार्ट होता है पैराटोप और एंटीजन का होता है एपिटोप। तो एंटीजन का एपिटोप, एंटीबॉडी का पैराटोप, दोनों रिएक्शन करते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी मैकेनिज्म है। इसके बाद देखिए कि अगला जो पार्ट आता है कि यहां पर एंटीजेनिक वैलेंसी, तो एंटीजेनिक वैलेंसी का मीनिंग ये रहा कि एंटीजन की सरफेस पर जितने भी एपिटोप प्रेजेंट होते हैं उन सभी एपिटोप को एंटीजेनिक
वैलेंसी बोलते हैं, या फिर कहें एक एंटीजन कितने एंटीबॉडी से अटैच हो सकता है, ये उसकी वैलेंसी होती है। तो इस तरीके से ये करेक्टर हुए इसके कि एंटीजन। इसके बाद देखिए कि और यदि हम पार्ट की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन रहेगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की ओर देखते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करें हम, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इसके कुछ एक स्टेप्स जो चलते हैं, एक कहें कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। तो इस प्रोसेस की बात करें तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहेगा एंटीजन, जो ये पार्टिकल्स है एंटीजन, और इधर से यदि पार्ट करें कि बॉडी है, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारी बात करें कि हमारा जो ये टॉपिक है जिसके अंदर ह्यूमन इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहें कि ये जो पार्टिकल्स हमने बताया है, शो किया है, यह ह्यूमन बॉडी हुआ। तो ये तो हुआ ह्यूमन बॉडी, और बाहर से कोई भी पार्टिकल्स जो हैं, जैसे इसके अंदर ये पार्टिकल्स हुआ, ये पार्टिकल, कोई भी जो आउटर जो पार्टिकल्स हैं या एक्सटर्नल जो भी पार्टिकल्स रहते हैं जो नॉन सेल्फ होते हैं, वो सभी नॉन सेल्फ पार्टिकल्स एंटीजन होते हैं। ये जो एंटीजन है ये बॉडी में किसी भी टाइप से, जैसे हो सकता है कि ये बॉडी के अंदर फूड मटेरियल से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, या इंजर्ड पार्ट जो रहते हैं, या कहें कि जो घाव हो जाते हैं, उन घाव से, उनसे ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो किसी भी टाइप से ये एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इनको सबसे फर्स्ट यदि देखें तो यहां पर सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है कि जब ये बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं इस तरीके से, तो ये जो सरफेस एरिया है ये इसको बॉडी में एंटर करने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। तो इसके लिए देखिए कि सबसे फर्स्ट में इननेट इम्यूनिटी जो रहती है वो अपना फंक्शन करेगी, कि इननेट इम्यूनिटी जो है वो इस एंटीजन को बॉडी में एंटर करने से प्रिवेंट करेगी। अब यहां पर हो सकता है कि स्किन हो सकता है श्लेष्मा हो सकता है म्यूकस हो सकता है कि इसके अंदर कोई जैसे पार्टिकल टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो सकता है फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की प्रोसेस हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप यहां पर यही रहेगा कि इननेट इम्यूनिटी शो होगी, इननेट इम्यूनिटी ये शो होगी। लेकिन ये इम्यूनिटी जब यहां पर सक्सेस नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है, यानी ये एंटीजन को नहीं रोक पाई, तब ये एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा। तो जो सेकंड पार्ट रहेगा वो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी के अंदर एंटीजन एंट्री करेगा। अब जब ये बॉडी में एंट्री करेगा तो उस समय ये एंटीजन जैसे बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो ये एंटीजन बॉडी में एंट्री करने के बाद सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। देखिए आरबीसी की सरफेस पर भी हमने ब्लड ग्रुप का टॉपिक किया था, उसमें बताया था कि आरबीसी की सरफेस पर भी एंटीजन होते हैं, लेकिन वो सेल्फ एंटीजन होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जैसे सेल्फ एंटीजन के लिए रिएक्शन नहीं होगी, तो यहां पर भी यही है कि ये एंटीजन जैसे आता है तो डिफरेंस किया जाता है इनमें, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन में जो डिफरेंस होगा उसके बेस पर हमें पता चलेगा कि ये एंटीजन फॉरेन है या फिर कहें कि ये एंटीजन सेल्फ का है। तो यदि ये एंटीजन हम बात करें कि ये फॉरेन एंटीजन है या फिर कहें नॉन सेल्फ एंटीजन है या फॉरेन पार्टिकल है, फिर इस फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा इम्यूनो सिस्टम जो रहता है वो एक्टिव होता है, और इम्यूनो सिस्टम एक्टिव होने पर वहां पर बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन किया जाता है, या कहीं प्लाज्मा सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स या बी लिम्फोसाइट,
अकॉर्डिंग टू एंटीजन, एंटीजन के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू एंटीजन। तो एंटीजन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स बनेंगे उनके अकॉर्डिंग, यानी जो एंटीजन बॉडी में या फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा सेल्स या बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो है बी लिम्फोसाइट या प्लाज्मा सेल्स हैं, इनका फॉर्मेशन हमारा इम्यूनो सिस्टम ही करता है। तो इनका देखिए बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस टाइप का एंटीजन आया। अब इससे खत्म करने के लिए, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए देखिए बी लिम्फोसाइट ये बना, ये बी लिम्फोसाइट हुआ। अब ये बी लिम्फोसाइट सेल्स जो रहेंगी ये एंटीबॉडी बनाएंगे। तो ये एंटीबॉडी हुई, ये एंटीबॉडी जो है हम ये कहें कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इसके द्वारा फॉर्मेशन की जाएगी, फॉर्मेशन की ये स्ट्रक्चर है, इनको कहते हैं हम एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ये बी लिम्फोसाइट सेल्स है, ये एंटीबॉडी बनाएंगे और हमारी बॉडी में रिलीज करते रहेंगे, कि जैसे ये बढ़ते रहेंगे इनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी लिम्फोसाइट के द्वारा हम ये कहें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब ये एंटीबॉडी देखिए, ये एंटीबॉडी इनका फॉर्मेशन कब हुआ, जब ये एंटीजन बॉडी में एंट्री कर गया। तो ये स्पेशली एंटीजन के लिए स्पेशली एंटीबॉडी ही बनेंगे। ये एंटीबॉडी केवल इसी एंटीजन से रिएक्शन करेंगे, अदर किसी भी एंटीजन से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये आकर के यहाँ पर इससे रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से अटैच होगा। ये इस टाइप से, जैसे हो सकता है कि इसके अंदर जितने एपिटोप और पैराटोप होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी रिएक्शन होती है। जैसे ऐसे हो सकता है, जैसे इस टाइप से हो सकता है ये। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, जो एंटीजन का ये पार्ट जो इससे अटैच हो रहा है वो हुआ एपिटोप, और ये जो पार्ट है एंटीबॉडी का, ये पार्ट जो इससे अटैच हुआ है ये कहलाया पैराटोप। तो इस तरीके से एपिटोप और पैराटोप या एंटीजन डिटरमिनेट जो साइट रहती है और पैराटोप है, इनके बीच में रिएक्शन होगी, इनके बीच में जो है ये कहें कि बॉन्ड बनेंगे। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब देखिए कि यदि इसके साथ कोई ऐसा एंटीजन आ रहा है, एंट्री कर रहा है, मान लेते हैं कि ये इसके बाद कुछ तो इसको डिस्ट्रॉय करने में कुछ मेमोरी के रूप में अपनी बॉडी के अंदर जैसे बच जाती है, कि मेमोरी सेल्स के रूप में भी बची रहेंगी। इस तरीके से ये मेमोरी प्लाज्मा सेल रहेंगी। अगली बार यदि यही एंट्री करता है तो ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत ये एक्टिव होते हैं और अपने जो नंबरिंग है उनको इंक्रीज करते हैं, तुरंत रिएक्शन करते हैं। लेकिन यदि कोई इस टाइप का आ गया तो इस एंटीजन से कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। इसके लिए फिर से वही प्रोसेस होगी कि दूसरा नए जो न्यू लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा, वो फिर इसके अकॉर्डिंग जो एंटीबॉडी बनाएंगे। वो देखिए जैसे इसके अकॉर्डिंग जो ये लिम्फोसाइट हुआ, बी लिम्फोसाइट, इसने इस टाइप के, यदि हम कहें कि इस टाइप के एंटीबॉडी बना रहे हैं, तो जैसे ही कोई एंटीजन डिफरेंट टाइप का रहेगा, डिफरेंट टाइप के ही एंटीबॉडी बनेंगे। तो इस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेंगे, एंटीजन को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस टाइप से होते हैं। देखिए सिंपल सा अर्थ है, एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा तो सबसे फर्स्ट में उसको इननेट इम्यूनिटी रोकेगी। इननेट इम्यूनिटी नहीं रोक पाए तो फिर उसके बाद ये बॉडी में एंट्री कर जाएगा। एंट्री करने के बाद इसके अकॉर्डिंग बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स एक्टिव होंगे। इसके बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडी इस एंटीजन से रिएक्शन करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी को हम कहते हैं, ये आपस में जुड़ने की जो रिएक्शन होगी, इसको और नष्ट करने की जो है उसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये प्रोसेस हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो हुआ कि जैसे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर वाई शेप की होती है, इस टाइप। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वाई शेप है। यदि बात करें इसके अंदर
मेनली 4 चेन होती हैं, 4 चेन्स हैं। इन 4 चेन के अंदर 2 चेन्स जो रहती है वो स्मॉल होती है, 2 चेन होती है वो लार्ज होती है। यदि हम बात करें कि ये जो है हैवी चेन बोलते हैं इसको, जो लार्ज होती है यानी इसको क्या कह रहे हैं हैवी, इसके अंदर 440 एमिनो अम्ल होते हैं। ये एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बना हुआ है, यानी एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है ये बना हुआ रहता है एमिनो अम्लों से, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड की चेन होती है वो प्रोटीन होती है। तो यहां पर ये एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, एक एमिनो एसिड का ही पार्ट रहता है, एक चेन रहती है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड की 4 चेन्स होती हैं जो इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें 2 चेन जो है 2 चेन्स जो है वो हैवी है, 2 चेन है वो हैवी चेन है। इनमें से इस चेन्स के अंदर 440 एमिनो एसिड है, यानी इस चेन में 440 एमिनो एसिड है, इस चेन के अंदर भी 440 एमिनो एसिड है। तो यहां पर भी वही रहेगा, कितने एमिनो एसिड। तो ये 2 चेन की हुई। इसी टाइप से ये जो चेन होती है इनको लाइट चेन बोलते हैं, कि ये जो चेन है ये लाइट चेन है, ये भी 2 चेन होती है। इनमें एक चेन ये और एक चेन ये, यानी ये एक लाइट चेन, ये एक लाइट चेन, ये हैवी चेन और ये भी हैवी चेन। तो 2 हैवी चेन्स जिनके अंदर हम बात करें 440 एमिनो एसिड, और लाइट चेन होती है इसके अंदर होते हैं 220 एमिनो एसिड। इस टाइप। तो ये हुई चेन इसकी। ये जो चेन होती है ये आपस में डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है इस बॉन्ड से जुड़ी हुई चेन होती है। देखिए एक सल्फाइड बॉन्ड ये और एक ये, तो इस प्रकार से हम ये कहें कि 2 सल्फाइड जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड जो है इनसे ये चेन आपस में अटैच रहती है। जैसे इधर से डाई सल्फाइड, इधर से डाई सल्फाइड, इधर से डाई सल्फाइड, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो एंटीबॉडी की चेन है वो आपस में अटैच रहती है। इसके बाद देखिए इनके कुछ रीजन्स या एरिया है। इनमें से एक पार्ट ये इधर NH2 साइड रहता है, ये COH यानी कार्बोक्सिलिक साइड, इस सिरे पर COH है कार्बोक्सिलिक, इस पर एमीन ग्रुप रहता है, इसीलिए इसको N साइट बोलेंगे। ये जो है N साइट, और इसको बोलेंगे C साइट, इस तरीके, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट है और यहां पर ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो चेन्स होती है इनके कुछ एक पार्ट है, कि ये जो चेन है इन चेन की बात करें तो इनमें मेनली 2 पार्ट्स रहते हैं। जो भी चेन है इनमें एक चेन जो है वो तो है वेरिएबल, उसके अंदर कुछ चेंजमेंट होता है, चेंजेबल है। दूसरे है कांस्टेंट पार्ट। तो ये जो है देखिए ये पार्ट यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है इस चेन का, ये होगा कि VC, जो इसके अंदर VC नहीं है HC, इसमें 2 पार्ट्स थे जो चेन है, इसके अंदर है एक तो VH, तो वेरिएबल हैवी। तो वेरिएबल हैवी का मतलब ये पार्ट है ये चेंजेबल है, चेंज होता है, जैसा एंटीजन आता है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। लेकिन ये जो पार्ट है ये रहता है CH, जो हैवी चेन का जो कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट हैवी चेन, तो ये पार्ट होता है ये, इधर से यदि इसकी बात करें तो ये पार्ट हुआ। तो ये जो पार्ट है इसको हम ये कहेंगे CH, कांस्टेंट हैवी चेन, ये यहां से यहां तक का। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं कि वेरिएबल हैवी चेन। ये पार्ट हैवी चेन का है लेकिन चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो ये पार्ट हुआ। इसके बाद इसी टाइप से यदि लाइट चेन की बात करें तो उसमें भी वही 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये हुआ वेरिएबल लाइट चेन, और ये रहता है कि कांस्टेंट लाइट चेन।
तो हम ये कहें कि जो चेन होती है, हैवी चेन है, उनके अंदर भी वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट है। लाइट चेन में भी वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट और लाइट पार्ट है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर रहता है, इस पार्ट के अंदर हिंज के रीजन रहता है, हिंज रीजन पाया जाता है, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं इस जगह को। तो ये हिंज रीजन रहता है। तो इस तरीके से हम बात करें कि ये पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट कि जो लाइट और हैवी चेन के अंदर ये जो वेरिएबल पार्ट है, जो चेंजेबल पार्ट है, इस पार्ट के अंदर स्पेसिफिक साइट है और इनको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, या फिर इसी साइट का जो दूसरा नाम है वो कहते हैं पैराटोप। और ये जो पैराटोप है ये एंटीजन के एपिटोप से रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आकर के एंटीजन जो है, एंटीजन जो पार्ट रहेगा वो एंटीजन पार्ट इस जगह पर आएगा, उससे ये पार्ट अटैच रह जाता है। तो ये पार्ट थे एक है, हम बात करें कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है उसकी स्ट्रक्चर की। इसके बाद देखिए एंटीबॉडी जो है उसका ये जो है मोनोमर है, केवल एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी के टाइप आएंगे। तो टाइप आएंगे एंटीबॉडी के, उनमें 5 टाइप के, 5 टाइप से एंटीबॉडी है। इनमें से कुछ एंटीबॉडी ऐसे हैं जो मोनोमर की स्टेज में होंगी, कुछ ऐसे रहेंगे जो डाइमर में मिलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो पेंटामर स्टेज में, यानी ऐसे 5 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, किसी में 2, किसी में सिंगल मॉलिक्यूल ही रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एंटीबॉडी जो है इनके टाइप की बात करें, ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का टाइप ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के लिए टाइप्स की बात करें तो हम ये कहें 5 टाइप्स एंटीबॉडी है, वो 5 टाइप के हैं। इनके अंदर IgA, इसके देखिए एंटीबॉडी का एक दूसरा नेम भी दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgD, IgE, IgG, IgM, ये 5 टाइप के हैं। इनके कुछ एक कैरेक्टर या जो अदर नेम है उनका देखिए कि IgA को अल्फा बोलते हैं, IgD को डेल्टा बोलते हैं, ये इनके संकेत है। ये जो पार्ट है यदि हम बात करें तो ये देखिए इनके संकेत दे रखे हैं इस तरीके। IgE को एप्सिलॉन बोलते हैं, IgG को गामा बोलते हैं, IgM को म्यू बोलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, IgA फर्स्ट मदर मिल्क जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो मिल्क के अंदर देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मदर मिल्क रहता है उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, जो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको मिल पाता है, तो वो रहता है IgA। इसके बाद हम बात करें कि जो D है ये बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर होता है। E की बात करें तो इसके कारण जो एलर्जी की जो रिएक्शंस होती हैं, यानी एलर्जन रिएक्शंस रहती हैं, वो E के कारण होती है। इसके बाद जो गामा है ये प्लेसेंटा के थ्रू जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है तो वह प्लेसेंटा से अटैच रहता है। तो जब ये प्लेसेंटा के थ्रू जो रहता है वो IgG एंटीबॉडी एंटर कर जाता है छोटे बच्चे, या कहें कि जो फिटस जो रहता है या एम्ब्रियो रहता है उसमें एंट्री करता है। IgM म्यू जो रहता है, यदि इसकी बात करें, ये जैसे कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो सबसे फर्स्ट में IgM का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए डाइमेरिक का मतलब ये कहें कि ये इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल रहते हैं। मोनोमेरिक का मतलब ये इस टाइप से एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रहता है। पेंटामेरिक का मतलब कि ये जो इस तरीके से जो एंटीबॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इस तरीके से, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच रहते हैं। तो इस टाइप से ये जो एंटीबॉडी जो पार्ट है वो हुआ।